नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों, सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे जुड़ी हुई घटनाएं और भारत और राजस्थान में सतत पोषणीय विकास से जुड़ी हुई घटनाओं को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, सतत पोषणीय विकास। देखिए, सतत पोषणीय विकास या इसी को कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषणीय विकास, अगर इसकी परिभाषा देखें या क्या अर्थ है सतत पोषणीय विकास का, तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान की पीढ़ी की पूरी जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकता है, उनको पूरा किया जाए और उसके साथ साथ आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो भविष्य की पीढ़ियां हैं, उनके लिए भी संसाधन सुरक्षित रखे जाएं। यह अप्रोच, ये जीने का तरीका क्या कहलाएगा? सतत पोषणीय विकास। सिंपली आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे बुजुर्गों में सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर जीने की जो संकल्पना थी वो बेहतर थी, लेकिन वर्तमान पीढ़ी में सतत पोषणीय विकास को दरकिनार कर दिया है। पुराने लोग अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को भले ही कम रख लेते थे, लेकिन जो उनकी जमीन है उसको कभी नहीं बेचते थे। अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए तो कम से कम कभी नहीं बेचा, क्योंकि वो आने वाली जो उनकी भविष्य की पीढ़ियों है उनके लिए संसाधन बना के रखते चले हैं। लेकिन वर्तमान पीढ़ी ऐसा नहीं है, वो अपनी भौतिक सुख सुविधाओं का ही ध्यान रखती है, भले ही आने वाली पीढ़ी को संसाधन मिले या नहीं मिले। तो बात समझ रहे होंगे, सतत पोषणीय विकास का अर्थ ही यही है कि हमें वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन बचा के रखने। जो हमारी बुजुर्ग पीढ़ी है उसने ये काम बहुत अच्छे से किया है। मैं जमीन का उदाहरण दे रहा हूं, और भी है, जल है और प्राकृतिक संसाधन है, कोयला है, पेड़ है, इन सबको इस तरीके से बचा के रखना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये सुरक्षित रह सके। यही क्या है? सतत पोषणीय विकास। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सतत पोषणीय विकास में क्या किया जाता है? वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रखना। सतत पोषणीय विकास यही बताता है कि आप वर्तमान की पीढ़ी की जरूरतें पूरी करें, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रखें। यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि अपनी सुविधाओं के लिए, कि मुझे बाकी से मतलब नहीं है, आने वाली जनरेशन से मतलब नहीं है,
मुझे तो अभी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना है, ऐसा नहीं है। क्लियर है बात? देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रखे जाएं, तो इसे क्या कहा जाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द या टर्म पहली बार कब इस्तेमाल हुआ वो देखते हैं। देखिए, पहली बार सतत पोषणीय विकास सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का इस्तेमाल कब और किसने किया, ये देखिए। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका जवाब क्या है, मैं आपको बता रहा हूं कि पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द किसने दिया और कब दिया। हुआ क्या, ये कमीशन है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट। इसी ने ही एक आयोग बनाया था और इस आयोग का नाम है ब्रंटलैंड आयोग। देखिए, और इस ब्रंटलैंड आयोग की स्थापना कब हुई या ये आयोग कब बना? 1983 में। फिर इस आयोग ने 4 वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट का नाम था अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। और इस रिपोर्ट में, ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट में पहली बार सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म दिया गया। देख लीजिए क्या है, WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसका आयोग था ब्रंटलैंड आयोग। 1983 में इसको बनाया गया। 4 साल के अध्ययन के बाद इसने 1987 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसको ओवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य कहते हैं। और इस रिपोर्ट में पहली बार सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म दिया। तो याद रहेगा आपको ये शब्द कब दिया और किस आयोग ने दिया, कौन सी रिपोर्ट में दिया, देख लीजिए। क्लियर है? आइए ब्रंटलैंड आयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूं। हमने यूएनओ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, संयुक्त राष्ट्र संघ। इस यूएनओ का ही एक उप संगठन है, एक सब ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए। और ये जो सब ऑर्गेनाइजेशन है वो है
वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, WCED। अगर इसका पूरा नाम भी देखें WCED का, तो देखिए वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक उप संगठन जो पर्यावरणीय विकास को देखेगा, वो कमीशन क्या है? WCED। और इस कमीशन के तहत जो पहला आयोग बना, उस आयोग की अध्यक्षा नॉर्वे की PM को बनाया गया। ये पर्यावरण से जुड़ी हुई महिला थी, नॉर्वे की PM, और इनका नाम था ब्रंटलैंड। देखिए ब्रंटलैंड, और इन्हीं के नाम से फिर इसको क्या कहा जाने लगा? ब्रंटलैंड कमीशन। देखिए ब्रंटलैंड कमीशन, और इस ब्रंटलैंड कमीशन की जो स्थापना है वो 1983 में हुई, और 4 साल बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1987 में। इस रिपोर्ट का नाम भी याद रखना है, अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। और इस रिपोर्ट के अंदर ही पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषणीय विकास शब्द दिया गया। देखिए आराम से, क्लियर है? आइए, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे ब्रंटलैंड आयोग द्वारा दी गई एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट, जिसमें पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द दिया गया। इस रिपोर्ट का नाम बहुत बार पूछा गया, अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा या सामान्य भविष्य। देखिए ये रिपोर्ट ब्रंटलैंड आयोग द्वारा दी गई। देखिए नाम याद रखना आपको, कब दी गई? अक्टूबर 1987। कितने पेज की रिपोर्ट है ये? 383, 383 पेज। पेज भी आपको याद रखने हैं। ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, अक्टूबर 1987 को दी गई, और इसमें 383 पेज शामिल है। और इसका अगर लेखक आप बात करें तो चाहे तो आप वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, या इसी को क्या नाम दिया जा सकता है? ब्रंटलैंड कमीशन। क्योंकि इसकी जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया? ब्रंटलैंड, जो नॉर्वे की PM थी। देख लीजिए, और इस रिपोर्ट के अंदर ही
बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। पहली बार कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास। इस शब्द का प्रयोग अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में ब्रंटलैंड आयोग या वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा किया गया। देख लीजिए। क्या है सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इसका पहली बार इस्तेमाल कहां हुआ और किसने किया, यह मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। लेकिन क्या सतत पोषणीय विकास या भविष्य की पीढ़ियों का ध्यान पहली बार 1983 से लेकर 1987 में जो ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट तैयार की गई, उन्हीं को पता था? क्या राजस्थान और भारत के लोगों में किसी को यह पता नहीं था कि हमें संसाधनों को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता तो पूरी हो, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन सुरक्षित रहे? तो फिर इन बातों का श्रेय केवल बाहरी लोगों को ही क्यों मिलता है? क्या कुछ घटनाएं हैं जो ये इंगित करती है, ये बताती है, पुरजोर तरीके से ये समर्थन करती है कि भारत और राजस्थान के लोगों में भी सतत पोषणीय विकास से जुड़ी हुई समझ पहले से थी, लेकिन उनका महिमा मंडन उस तरीके से नहीं किया गया? कुछ घटनाएं मैं आपको बताता हूं। देखिए, पेड़ों को बचाना ये भी अपने आप में सतत पोषणीय विकास है। और पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो आपको पता है। जोधपुर के खेजड़ली गांव में जो घटना हुई उसके बारे में हल्का सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पेड़ों को बचाना सतत पोषणीय विकास में ही शामिल है। राजस्थान में जोधपुर, और इस जोधपुर के अंदर खेजराली या खेजड़ली गांव में क्या हुआ? एक महिला अमृता देवी बिश्नोई, इन्होंने पेड़ों को बचाते समय 363 लोगों के साथ जान दे दी। जोधपुर के राजा द्वारा यह आदेश दिया गया कि पेड़ काटकर लाइए। जब राजा के लोग पेड़ काटने गए तो गांव की महिलाएं पेड़ों के चिपक गई और राजा के लोगों ने महिलाओं सहित पेड़ों को काट दिया। ये बड़ी विचित्र घटना थी। इसका जो नेतृत्व करने वाली महिला थी उनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। ये जो घटना है ये 1730 ईस्वी की घटना है। देख लीजिए, 1730 ईस्वी की घटना है। और अगर उस दिन की बात की जाए तो वो दिन था भाद्रपद शुक्ल दशमी। इस दिन जोधपुर के राजा द्वारा जो भेजे गए, उस समय जो जोधपुर के राजा थे उनका नाम था अभय सिंह। और राजा का जो कामदार या काम करने वाला जो पेड़ काटने गया था उसका नाम था गिरधर दास। और गिरधर दास का विरोध करने में जिन महिला का योगदान था वो है अमृता देवी बिश्नोई।
उन्होंने 363 लोगों के साथ जान दे दी। ये राजस्थान का जोधपुर का खेजरली गांव की घटना है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन से ईस्वी की घटना है? 1730 की। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन उस समय राजा जोधपुर के अभय सिंह और उनके कामदार गिरधर दास द्वारा जोधपुर के खेजरली गांव में 363 लोगों को पेड़ों के साथ काट दिया गया। पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान देने का यह साहस राजस्थान में 1730 ईस्वी में था। क्या ये सतत पोषणीय विकास नहीं कहा जाएगा कि ये पेड़ हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन है, हमें इनको बचाना है चाहे जान देनी पड़े। तो फिर यही क्यों कहा जाता है कि पहली बार सतत पोषणीय विकास ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर में इस्तेमाल हुआ। हमें ये पहले से पता था। ये घटनाएं इस बात का पुरजोर समर्थन करती है कि भारत में लोगों के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भावना थी। लेकिन फिर भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार ये शब्द कहां दिया गया, तो आपको अवर कॉमन फ्यूचर हमारा साझा भविष्य, ये रिपोर्ट ब्रंटलैंड आयोग द्वारा जो बना कब था? 1983 में। लेकिन इसने रिपोर्ट कब तैयार की? 1987 में। 4 साल बाद इसने रिपोर्ट तैयार की और जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का इस्तेमाल हुआ। लेकिन राजस्थान में इससे जुड़ी हुई घटना है और अमृता देवी बिश्नोई के नाम से एक पुरस्कार भी दिया जाता है, वो है वन व वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। वन और वन्य जीवों को बचाने के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। देखिए, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, आराम से देखिए इसको। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। एक और घटना है जिसमें पेड़ों को बचाने के बारे में प्रयास किया गया है और वो है चिपको आंदोलन। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड, वर्तमान में उत्तराखंड, और ये कहां से अलग हुआ है? उत्तर प्रदेश से। उत्तराखंड में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, देखिए उस हिमालय पर्वत श्रृंखला में पेड़ों को बचाने का प्रयास किया गया या बचाने का कार्य किया गया और इस कार्य की शुरुआत 1973 में, 1973 में, या कई जगह यूं लिखा रहता है 1970 के दशक में। जिस मंडल में ये हुआ वो है गढ़वाल मंडल। और इस गढ़वाल मंडल का जिला है चमोली जिला।
जिला कौन सा है? चमोली। और यहाँ का गांव है रैनी गांव। इस गांव से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। दशक देख लीजिए। और इस चिपको आंदोलन से संबंधित जो लोग थे उनके नाम भी आपको याद रखने। हुआ क्या कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में जो पेड़ थे, लकड़ी के ठेकेदारों द्वारा उनको काटने का प्रयास किया गया। तो महिलाओं ने, जैसा अमृता देवी बिश्नोई ने किया, वैसा ही गांव की एक महिला है गोरा देवी, उनकी लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में बहुत सारी महिलाएं पेड़ों के साथ आके चिपक गई। फिर लकड़ी के ठेकेदार को मानना पड़ा और ये घटना पूरे भारत में फैल गई कि ये अलग ही तरीका था कि पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से महिलाएं चिपक गई। लेकिन एक घटना भारत में पहले भी हो चुकी थी, 1730 में हो चुकी थी। ये 1970 के दशक की घटना है। गांव है रैनी गांव, जिला चमोली और मंडल गढ़वाल मंडल के अंदर। लकड़ी के ठेकेदार जब गांव में आए तो वहां की महिलाएं पेड़ों के साथ चिपक गई। इसमें मेन जो योगदान था वो गोरा देवी का था। इस कहानी में एक बात आपको ये याद रखनी है कि उत्तराखंड में या उस समय उत्तर प्रदेश में भयंकर बाढ़ आई थी और बाढ़ की वजह से लोगों का जो नुकसान हुआ था उसका मुआवजा मिल रहा था। तो गांव के जो सभी व्यक्ति है, या यूं कह सकते हैं जो पुरुष है, वो मुआवजा लेने के लिए गांव से बाहर जिला चमोली मुख्यालय चले गए और लकड़ी के ठेकेदारों ने इसी दिन को उपयुक्त चुना कि अभी गांव में कोई भी पुरुष नहीं है और अभी आराम से लकड़ियां काटी जा सकती है, महिलाएं आएंगी तो उनको मना कर देंगे। लेकिन गोरा देवी के नेतृत्व में गांव की सभी महिलाओं ने जिस साहस का परिचय दिया, लकड़ी के ठेकेदार को वापस उल्टे पांव भागना पड़ा। ये घटना पूरे देश में आग की तरह फैल गई। गोरा देवी के साहस की वजह से पेड़ों को बचा लिया गया। और इस चिपको आंदोलन में और भी नाम हैं जिनमें आपको याद रखना है। चंडी प्रसाद भट्ट, लेकिन इस चिपको आंदोलन के प्रणेता शब्द कहीं पर भी आपसे पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन को जन सामान्य तक पहुंचाने का काम फिर किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो ये घटना और चिपको आंदोलन की शुरुआत गोरा देवी द्वारा, और इसमें महिलाओं की भागीदारी रही, इसलिए कई बार चिपको आंदोलन की शुरुआत को या चिपको आंदोलन को महिला आंदोलन भी बोला जा सकता है, क्योंकि उस दिन गांव की सभी महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया। देखिए, चिपको आंदोलन की या उत्तराखंड की गढ़वाल मंडल के चमोली जिले के रैनी गांव की इस घटना से प्रभावित होकर 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इन्होंने
एक नियम जारी किया और 15 साल तक हिमालय पर्वत श्रृंखला के पेड़ काटने पर रोक लगा दी। देखिए, तो कोई भी आंदोलन होता है तो उसके परिणाम जरूर निकलते हैं। तो सतत पोषणीय विकास भारत में उससे जुड़ी हुई दो घटनाएं और ब्रंटलैंड आयोग, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से बात कर ली है। एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसी का एक उप संगठन है, सब ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका नाम है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, और इसी को ही नाम दिया जा सकता है ब्रंटलैंड कमीशन। और इस ब्रंटलैंड कमीशन की स्थापना 1983 में हुई और इसने 1987 में एक रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट का नाम है अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। और इसी में पहली बार कौन सा शब्द, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास टर्म का इस्तेमाल हुआ, ये मैं आपको बता चुका हूं। फिर भी मैंने आपको रिवाइंड करने के लिए ये बातें बताई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसके बाद क्या प्रयास हुए उनको भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, 1987 के बाद जो महत्वपूर्ण घटना है वो आपको याद रखनी है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, एक कॉन्फ्रेंस हुई, पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। वैसे मैंने आपको यूएनओ द्वारा जो भी एनवायरमेंट डेवलपमेंट की कॉन्फ्रेंसेज है उनको बता दिया था कब और कहां हुई है, लेकिन अभी हम जिस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करना चाहते हैं वो सबसे फेमस है 1992 की कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस का सबसे फेमस जो नाम है वो है रियो समिट। देख लीजिए, क्यों? क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुई। कौन सी कॉन्फ्रेंस कहां हुई है, इसका सिस्टेमेटिक चार्ट मैंने आपको बता रखा है। ब्रंटलैंड आयोग और उसकी रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषणीय विकास से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है रियो समिट, या ब्राजील के रियो डी जेनेरो में यह हुआ। और इस 1992 की समिट को क्या कहा जाता है?
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, फर्स्ट अर्थ समिट। देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन या फर्स्ट अर्थ समिट, और ये कॉन्फ्रेंस 3 से 14 जून को चली सन 1992। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, रियो डी जेनेरो ब्राजील के शहर में रियो समिट हुई, जिसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। देखिए, मैंने आपको यूएनओ और उसके प्रोटोकॉल बताए थे, तब एक बात बताई थी कि इस 1992 की रियो समिट से जो आउटकम निकले, उनमें एक महत्वपूर्ण आउटकम जो निकला वो था एजेंडा 21। उस समय भी मैंने इसका नाम बताया था और कहा था कि हम इसके बारे में अलग से बात करेंगे। उस वीडियो में या उस क्लास में आप अच्छे से देख सकते हैं। एजेंडा 21 आउटकम है किसका? 1992 की रियो समिट का। इसी को रियो समिट कहते हैं। देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी इसी को कहते हैं। तो एजेंडा 21 क्या है? ये एजेंडा 21 भी किससे संबंधित है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, सतत पोषणीय विकास से संबंधित है एजेंडा 21। इसलिए हम यहां पर इसको पढ़ रहे हैं। 1992 की समिट का जितने भी आउटकम्स थे वो हमने पहले पढ़ रखे हैं। उनमें से एक आउटकम्स एजेंडा 21 था, जो किससे संबंधित है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषणीय विकास। देखिए, आराम से समझिए। क्लियर है? एजेंडा 21 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं जो अपने काम की है। एजेंडा 21, पहली बात तो ये 21 जो आया है, ये 21वीं सदी के लिए आया। 21वीं सदी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित क्या क्या प्रयास करने हैं, क्या क्या गोल्स रखने हैं, क्या क्या टारगेट्स रखने हैं, इसलिए 21। तो 21 किससे संबंधित है? सेंचुरी से संबंधित, सदी से संबंधित। एक तो ये चीज याद रखनी। दूसरा, एजेंडा 21 351 पेज का एक लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिस है। कितने पेज का है? 351 पेज का। क्लियर है? और ये जितने भी प्लान्स है वो है नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान। किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान है किससे संबंधित? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित।
देखिए, 1992 की रियो समिट से जो आउटकम निकला उसमें एक महत्वपूर्ण है एजेंडा 21। इसमें जो 21 है वो है 21वीं सदी से संबंधित, 21st सेंचुरी से संबंधित। एजेंडा 21 351 पेज का एक लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिस है, जिसमें नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान है। किसी भी देश के लिए बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये करना ही है, कोई बाइंडिंग नहीं है, नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान है। ऐसे एक्शन प्लान जो किससे संबंधित थे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषणीय विकास से। ये एजेंडा 21 के बारे में जो जानकारियां हैं इसको भी आप देख लें। क्लियर है? एजेंडा 21, एजेंडा 21 देखिए, इसमें दो महत्वपूर्ण टारगेट्स आपको याद रखने। एक है वैश्विक सहयोग, ग्लोबल कॉरपोरेशन, ग्लोबल कॉरपोरेशन या वैश्विक सहयोग। इस वैश्विक सहयोग के द्वारा तीन बातें, क्या क्या? पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और बीमारी से निपटना। एजेंडा 21 में पहला गोल, पहला टारगेट ये था कि वैश्विक सहयोग द्वारा, ग्लोबल कोऑपरेशन द्वारा एनवायरमेंट डैमेज, पॉवर्टी और डिजीज से निपटा जाए। इससे कैसे सुरक्षा पाई जाए इस संबंध में। और दूसरी बात थी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कि जो लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकार है, उनका अपना एजेंडा 21 हो। रियो समिट में जो लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिस बनाई गई 351 पेज की, उसमें जो टारगेट्स रखे गए, उसके अलावा भी प्रत्येक देश की स्थानीय सरकार भी अपना एजेंडा 21 बनाए, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषणीय विकास पर त्वरित कार्रवाई हो सके। ये दो बातें एजेंडा 21 के बारे में आपको अच्छे से याद रखनी है। ग्लोबल कोऑपरेशन या वैश्विक सहयोग द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और बीमारियों से निपटना। और दूसरा है स्थानीय सरकार अपना खुद का एजेंडा 21 बनाए, ताकि सतत पोषणीय विकास किया जा सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थीम को पूरा किया जा सके। देखिए, रियो समिट फर्स्ट, जिसके बारे में हमने बात कर ली है, और वहां से एजेंडा 21 निकला है। एक बार फिर बता रहा हूं, 1992 में रियो समिट हुई। उसके बाद 2012 में फिर से ब्राजील में ही, रियो डी जेनेरो में ही फिर से कॉन्फ्रेंस हुई, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है रियो +20।
रियो समिट के 20 साल बाद, इसको पहला अर्थ समिट कह रहे थे, इसलिए 2012 वाले को द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, सेकंड अर्थ समिट। लेकिन याद रखें, रियो समिट जब भी नाम आएगा वो 1992 के लिए ही आएगा। 2012 वाली को रियो सेकंड नहीं कह रहे, रियो +20। रियो समिट के 20 साल बाद, प्रत्येक 10 साल बाद में पर्यावरणीय विकास के लिए कॉन्फ्रेंसेज होती थी, उनका ऑर्डर मैंने आपको बता रखा है। अभी आप 2012 वाली जो कॉन्फ्रेंस है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कॉन्फ्रेंस है, इसको द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन या सेकेंड अर्थ समिट या रियो +20। रियो +20 का मतलब है रियो समिट के 20 साल बाद कॉन्फ्रेंस हुई है। इस 2012 वाली कॉन्फ्रेंस में उनचास पेज का एक मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र रखा गया, ये आपको याद रखना। रियो +20 या सेकेंड अर्थ समिट में, और इसके बारे में जो मैनिफेस्टो था वो था द फ्यूचर वी वांट, जो भविष्य हम चाहते हैं। इस बिंदु पर 49 पेज का एक मैनिफेस्टो दिया गया। सेकेंड अर्थ समिट या द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ये भी ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ। इसे रियो +20 कहते हैं। क्यों? क्योंकि रियो समिट के 20 साल बाद हुआ है। देख लीजिए। क्लियर है? देखिए, तो अभी हमने पढ़ा है कि 20 जून 2012 को रियो +20 समिट या द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, सेकेंड अर्थ समिट में 49 पेजेस का एक मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र दिया गया, जिसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। भविष्य जो हम चाहते हैं, इस पर 49 पेजेज का मैनिफेस्टो रियो +20 समिट में दिया गया। देख लीजिए। रियो +20 के बाद एक और कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। 2015 में 2015 में क्या दिए गए? SDGs दिए गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखिए, यूएनओ की मीटिंग हुई, जिसमें 193 मेंबर शामिल हुए और सतत पोषणीय विकास के लिए
17 गोल निर्धारित किए गए जिन्हें एसडीजीज या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है। 2015 में यूएनओ के 193 मेंबर्स द्वारा 17 एसडीजी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित किए गए, देख लीजिए। और इन गोल्स को अगले 15 वर्षों में अचीव करना है, प्राप्त करना है। दो 2015 में सतत पोषणीय विकास के लिए गोल्स दिए गए, कितने गोल? 17, और इनको 15 वर्षों में पूरा करना है। इसका मतलब टारगेट क्या हो गया? 2030, इसलिए इसको एजेंडा 2030 भी कहते हैं। एजेंडा 2030 2015 में यूएनओ द्वारा अपने सभी मेंबर्स को बुलाकर एक कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें 17 गोल्स निर्धारित किए गए जिन्हें एसडीजीज या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है। और इन गोल्स को पूरा करना है अगले 15 साल में, मतलब कब? 2030 तक। इसलिए इसे एजेंडा 2030 या 2030 एजेंडा भी कहते हैं, देख लीजिए। 17 एसडीजीज के बाद या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बाद अब कुछ फैक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए, नीति आयोग और यूएन द्वारा कुछ गोल निर्धारित किए गए यूएन एसडीसीएफ 2023 से 27 तक। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क, यूनाइटेड एंड नेशंस एस सस्टेनेबल डी डेवलपमेंट, सी कोऑपरेशन और एफ फ्रेमवर्क। ये इसका पूरा नाम है, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क। देखिए, इसमें नीति आयोग ने यूएन के साथ समझौता किया जिसमें सबका विकास या सबका साथ सबका विकास थीम पर काम होगा। और इस कॉपरेशन के जो 4 पिलर निर्धारित किए गए वो है पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लेनेट और पार्टिसिपेशन। इन 4 मजबूत बातों पर मजबूती प्रदान की गई। यूएन और नीति आयोग द्वारा आपस में कॉपरेशन द्वारा गोल्स निर्धारित किए गए जिन्हें 2023 से लेकर 2027 तक कंप्लीट करने, देख लीजिए। ये 4 पॉइंट्स आपको जरूर याद रखना है, पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लेनेट और पार्टिसिपेशन। इनको आधारभूत मानकर सबका साथ सबका विकास को लेकर सतत पोषणीय विकास के जितने भी गोल्स हैं उनको पूरा करने में नीति आयोग और यूएन आपस में कोऑपरेट या आपस में सामंजस्य बिठाएंगे। इसके आगे हम बात करते हैं 2024 की। अगर यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट देखें, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सॉल्यूशन नेटवर्क, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा एक स्कोर जारी किया जाता है जिसका मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 100। 100 में से स्कोर जारी किया जाता है प्रत्येक देश को। कौन जारी करेगा?
यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। और भारत को 100 में से कितने मार्क्स मिले हैं? 64। इस आधार पर भारत की रैंक 109वीं है। और ये आधार क्या है? प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए कौन सा देश कितना प्रयास कर रहा है, उसके आधार पर स्कोर कार्ड तैयार किया गया है। 2024 में भारत के कितने मार्क्स है? 100 में से 64। और भारत की रैंक कितनी है? 109वीं रैंक। और ये कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है। क्लियर है? देख लीजिए आप, रैंक स्कोर कौन जारी करता है और कौन से साल की बात है। आगे देखिए, नीति आयोग खुद स्वयं भी 2018 से SDG इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स तैयार करता है, जिसमें 2023-24 की SDG इंडेक्स में भारत का स्कोर 100 में से 71 रहा। ये किसने तैयार की है? खुद नीति आयोग ने। यूएन द्वारा कितना रहा? 100 में से 64 और 109वीं रैंक। ये SDG इंडेक्स जो भारत के नीति आयोग द्वारा तैयार की गई है, उसमें भारत को 2023-24 में कितना स्कोर मिला? 71। और राजस्थान को कितना है? 100 में से 59। तो ये कुछ डाटा थे जो भी आपको याद रखने हैं। इस पूरे वीडियो में मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास से संबंधित कंप्लीट नॉलेज या संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। एग्जाम के क्वेश्चंस भी बाहर से नहीं आ सकते, इससे जुड़े फैक्ट्स और घटनाएं वो भी मैंने आपको विशेष क्रम में बताई है, ताकि आपको याद रखना आसान रहे। तो आप सभी ये पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे, अच्छे से इसके नोट्स बनाएंगे और उनको बार बार रिवाइज करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।